स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमारा जो न्यू टॉपिक है स्टूडेंट, जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत अहम टॉपिक है सेल साइकिल। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, सेल तो आपको पता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। और सेल साइकिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ सेल के अंदर ऐसी चेंजेस आती हैं जो बार बार क्या होती हैं, रिपीट होती हैं। ये देखें, और जो बार बार इस तरह से रिपीट होती रहें, ये जो एरो से हमने शो किया, इसको साइकिल कहा जाता। तो ये सेल के अंदर आ रही ये चेंजेस सेल डिवीज़न की सूरत में, और जो चेंजेस सेल डिवीज़न के दौरान सेल में आती हैं और ये इसी तरह चलती हैं, इनको हम कहते हैं सेल साइकिल। तो डेफिनेशन आपको बता दी, और फिर इसके अंदर कुछ फेजेस हमने बनाए हैं। एक तो इंटरफेज कहलाता है, और ये इंटरफेज समझें, इसको नॉन डिवीज़न फेज़ कहा जाता है। इसमें डिवीज़न नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेल है, अभी इसमें डिवीज़न नहीं हो रहा, तो ये कहलाएगा इंटरफेज कहलाएगा। और फॉर एग्ज़ाम्पल जो ही सेल के अंदर ये देखें, पहले एक सेल था, फिर अभी ये 2 बने, फिर ये 4 बने, 6 बने, 8 बने। अब ये सेल डिवाइड हुआ, तो अब ये किस फेज़ में गया, इसको हम कहते हैं एम फेज़। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एम फेज़। तो ये आपको एम फेज़ और इंटरफेज़ समझा दिया। अब आते हैं इंटरफेज़ में होता क्या है, क्या चेंजेस आती हैं। तो पहले याद रखिएगा, जो पीरियड ऑफ सेल साइकिल होता है 2 डिविजन्स के दरमियान, उसको इंटरफेज़ कहा जाता है। और यहाँ पर देखें, जे इंटरफेज़ के अंदर सबसे पहले, क्योंकि सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए की सिंथेसिस होती है और डीएनए ग्रो करेगा। पहला काम ये होता है ग्रोथ और सिंथेसिस ऑफ डीएनए हुई सेल के अंदर, और यहाँ पर ये फिर एम फेज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेगा। और फिर इंटरफेज़ के अंदर फिर हमने फर्दर एक गैप 1 फेज़ है, सिंथेसिस फेज़, और गैप 2 फेज़, इन 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। अब गैप 1 फेज़ क्या है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। ये फॉर एग्ज़ाम्पल सेल है, तो सेल के अंदर गैप 1 फेज़ में बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटी में क्या क्या होता है, एक तो सेल साइज़ में ग्रो करेगा, और बहुत सारे एंजाइम्स यहाँ पर तैयार होंगे। बायोकैटलिस्ट होते हैं एंजाइम्स, और यहाँ पे डीएनए के बेस यूनिट्स डीएनए सिंथेसिस के लिए तैयार हो जाएंगे। एडेनिन, गवानीन, ये जो बेसिस हैं नाइट्रोजनस, ये यहाँ पे इनकी भी, तो इसी को हम कहते हैं यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। ये सारी चीज़ें फॉर्म होंगी जो अभी आपको बता दी। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा इंटर जी फेज़ के अंदर कि जहाँ सेल फिर क्या होगा, G1 फेज़ से ये जाएगा G0 फेज़ की तरफ, जहाँ पे सेल साइकिल जो है स्टॉप हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेल साइकिल हो रहा था, फिर अचानक ये सेल साइकिल स्टॉप कर गया, रुक गया, तो इसका मतलब अब ये G0 फेज़ कहलाएगा। और ये G0 फेज़ में हो सकता है सेल कहीं दिनों तक ये साइकिल आगे ना बढ़े, हो सकता है वीक्स लग जाएं, हफ्ते लग जाएं, या इवन के पूरे लाइफ टाइम में भी ये सेल साइकिल ना हो, ये भी पॉसिबल है। तो ये G0 में 2 चीज़ें आपने याद रखनी है, एक तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी करेगा, और G0 फेज़ ये फिर सिंथेसिस फेज़ है। अब याद रखिएगा स्टूडेंट, सिंथेसिस फेज़ के अंदर जो सेल है वहाँ उसकी रेप्लिकेशन होगी डीएनए की, डीएनए के कॉपीज़ बनेंगी, और जिसकी वजह से यहाँ जो क्रोमेटिन मटेरियल है, जो कंडेंस्ड फॉर्म में डीएनए होता है, इसको क्रोमेटिन कहते हैं, ये मज़ीद डुप्लीकेट हो जाएगा, यानी डबल हो जाएगा। यहाँ पे ये क्रोमेटिन मटेरियल है। तो ये सिंथेसिस फेज़ में स्टूडेंट्स, एक तो रेप्लिकेशन होगी डीएनए की, और दूसरा चीज़ क्रोमेटिन डुप्लीकेट हो जाएगा, जो कि यहाँ आपको बता दिया सेल के अंदर। अब तीसरा जो फेज़ है स्टूडेंट्स, ये G2 फेज़ कहा जाता है, या प्री मियोटिक फेज़ भी कहते हैं। इसके अंदर भी बहुत सारी चेंजेस आते हैं। एक तो सेल साइज़ में ग्रो करेगा, सेल ऑर्गेनल्स रेप्लिकेट करेंगे, नंबर में बढ़ेंगे, और जो एंजाइम्स हैं सेल डिवीज़न के लिए चाहिए हैं, वो यहाँ इसी फेज़ में सिंथेसाइज होंगे। तकरीबन गैप 1 फेज़ और गैप 2 फेज़ सेम ही है मेटाबॉलिक एक्टिविटी के हिसाब से। अब फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो फेज़ है वो हमारा है माइटोसिस, जिसे हम कहते हैं।
माइटोसिस फेज शुरू होगा। और माइटोसिस आपको पता है कि एक तरह की सेल डिवीज़न है। पेरेंट सेल था ये, फिर ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होके 2 से 4 यानी 2 डॉटर सेल्स बनाया इसने। और फिर ये जो सेल डिवीज़न इसको कहते हैं कि सेल डिवाइड होता है ये इस तरह से। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, माइटोसिस वो सेल डिवीज़न है जिसमें पेरेंट का सेल डिवाइड होता है, 2 डॉटर सेल जिसमें बन जाते हैं, इसी को हम कहते हैं माइटोसिस। और याद रखिएगा अब इसमें जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स वो सेम रहते हैं डॉटर सेल्स में जितने पेरेंट सेल में थे। फॉर एग्ज़ाम्पल पेरेंट में 46 क्रोमोसोम्स थे, तो उनकी जनरेशन के अंदर भी 46 क्रोमोसोम ही रहेंगे। तो फिर उसके बाद याद रखिएगा यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस 2 फेजेस होंगे। एक कैरियोकाइनेसिस है जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है, ये सेल है तो यहाँ ये न्यूक्लियस के डिवीज़न को कैरियोकाइनेसिस। फिर यहाँ साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, इसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो अब कैरियोकाइनेसिस में फिर 4 फेज़ हैं, एक प्रोफेज़ है, मेटाफेज़, एनाफेज़ और टीलोफेज़। अब प्रोफेज़ में याद रखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होता है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल कंडेंस्ड फॉर्म में है क्रोमेटिन मटेरियल। फिर ये विजिबल होगा और थिक क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर्स, ये देखें विजिबल हुआ, थिक और क्वाइल लाइक एक स्ट्रक्चर बनाएगा और इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम क्रोमोसोम कहेंगे। और क्रोमोसोम के अंदर क्या होते हैं, ये जो लेग्स आपको नज़र आती हैं ये 2 क्रोमेटिड्स पाए जाते हैं, इनमें 2 क्रोमेटिड्स होते हैं। और क्रोमेटिड्स के दरमियान क्रोमेटिड जिस जगह से अटैच हैं इसको हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। ये याद रखिएगा, ये दरमियान जो सर्कल है ये सेंट्रोमेयर कहलाता है। और ये 2 चीज़ें होंगी स्टूडेंट्स जो हमने बता दी कि सबसे पहले क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस हुआ, फिर उसने थिक क्वाइल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें क्रोमोसोम बनाएगा। फिर क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड्स थे, दरमियान में सेंट्रोमियर थी। अब इसमें जो अहम काम है कि ये सेल के अंदर प्रोफेज में ये जो न्यूक्लियस के बाहर ये जो मेम्ब्रेन थी ये क्या हो जाएगी, ये गायब हो जाएगी, डिसअपेयर हो जाएगी पहली चीज़। और इसी टाइम जो सेंट्रोसोम है वो डिवाइड होके 2 सेंट्रियोल, ये देखें ये सेंट्रोसोम है, ये सेंट्रियोल बनाएगा और अपोजिट पोल्स की तरफ, एक इस पोल में चला जाएगा और एक ऊपर रह जाएगा, ये सेंट्रियोल्स। और यहाँ से इस तरह के कुछ धागे आएंगे, इनको कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि सेंट्रियोल प्लांट सेल में नहीं होते। तो प्रोफेज में ये चेंजेस आपने याद रखनी है। फिर मेटाफेज है, मेटाफेज के अंदर याद रखिएगा कि सेल के अंदर अब ये जो क्रोमोसोम्स थे ये सेंटर में आएंगे और इस सेंटर वाली जगह को हम कहते हैं इक्वेटर। ये देखें ये जो दरमियानी जगह है, क्रोमोसोम अरेंज करेंगे ऑन द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल्स, ये ऊपर से स्पिंडल्स इनके साथ अटैच हैं और ये दरमियान में क्या होंगे, अटैच हो जाएंगे। और हर क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर अटैच होता है सेंट्रोमियर से, वो जो सेंटर पॉइंट था। फिर एनाफेज में क्या होगा स्टूडेंट्स, अब ये जो स्पिंडल्स के साथ जो क्रोमोसोम्स कनेक्ट थे यहाँ पर कंट्रैक्शंस शुरू हो जाएंगी, यानी तो कुछ स्पिंडल्स क्रोमोसोम्स को ऊपर खींचेंगे, कुछ नीचे खींचेंगे। देखें फाइबर कंट्रैक्ट होगी और सेंट्रोमेयर ऑफ क्रोमोसोम फिर डिवाइड होगी और क्रोमोसोम्स यहाँ सेपरेट हो जाएंगे और ये पोल्स की तरफ चले जाएंगे। ये देखें ये कुछ ऊपर गए, कुछ नीचे गए, ये देखें ये क्रोमेटिड्स, इनकी कंट्रैक्शन के नतीजे में स्पिंडल फाइबर की। और इस तरह एक 1 पोल में चले जाएंगे, दूसरी ये एक पोल है और ये दूसरा पोल है, तो ये अलग हो जाएंगे। तो ये यानी एनाफेज में ये चेंजेस आएंगे सेल के अंदर। फिर टीलोफेज में क्या होगा, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्रोमेटिड्स या क्रोमोसोम्स ये रिस्पेक्टिव पोल्स पे ये देखें यहाँ पहुँच जाएंगे और यहाँ पे मज़ीद मूवमेंट नहीं होगी इनकी। हर पोल के अंदर उसके अपने नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स, क्योंकि हमने पहले कहा था आ जाएंगे, वो रिसीव कर लेगा जितने पेरेंट सेल में थे। और याद रखिएगा प्रोफेज के अंदर जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हुई थी, तो टीलोफेज में दोबारा से ये रीफॉर्म होगी,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और यहाँ पे 2 डॉटर सेल्स फॉर्म करते हैं और इसी को हम कहते हैं माइटोसिस। अब ये तो था स्टूडेंट्स कैरियोकाइनेसिस के 4 फेजेस पढ़े। अब यहाँ साइटोकाइनेसिस शुरू होगा और साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और 2 डॉटर सेल्स बनेंगे। फिर एनिमल सेल में ये होता है एक कंस्ट्रिक्शन कहते हैं, जो अंदर की तरफ ये जो हुई है इस कंस्ट्रिक्शन बनेगी और बहुत अंदर तक जाएगी, साइटोप्लाज्म को 2 हाफ्स में डिवाइड कर देगी। और प्लांट सेल में ये सेल प्लेट की तरफ होता है और इस तरह से 2 पेरेंट सेल की कॉपीज़ बनती हैं, इसी को हम कहते हैं टीलोफेज। और ये उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा, जिसमें हमने आपको सेल साइकिल और माइटोसिस समझाया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है और इससे रिलेटेड डिजीज़ का।